इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 15 श्रुत लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र भाग 2, जिसमें हम रिज्यूम लिखने के लिए पढ़ रहे थे कि रिज्यूम लिखने के लिए क्या कैसे कैसे लिखा जाता है और रोजगार संबंधित रोजगार के लिए हम पत्र कैसे दे सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए जहां तक हमने छोड़ा उसके आगे से शुरुआत करते हैं। यदि कोई भी उम्मीदवार बड़े कंपनी के पद के लिए आवेदन कर रहा है, आवेदन भर रहा है चाहे दे रहा है, तो बहुत अनुभवी है, तो अनुभव की चर्चा व्यक्त परिचय के तुरंत बाद तुरंत बाद डाली जा सकती है। यहाँ पे देखो आप क्या बोला जा रहा है कि जो बहुत अनुभवी है तो अनुभव का चर्चा, अनुभव के बारे में व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद लिख सकता है कि हमारा टेक्निकल अनुभव किस बारे में है। उसके नीचे क्वालिफिकेशन लिख सकता है, उसके नीचे पर्सनल डिटेल्स के जगह पर हॉबीज लिख सकते हैं, बाद में पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हैं, उसके बाद अपना डिस्क्लेरेशन लिख सकते हैं। उसके बाद से आप कैसे क्या कर सकते हो उसके बारे में एक और भी सुझाव देना पड़ता है कि आपकी सहन शक्ति इच्छा क्या है। लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं, उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षिक योग्यता की चर्चा करनी चाहिए और शिक्षण योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए कि एक अच्छे तरीके से सजाकर उसे प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण हो, जिसको हम लोग टेक्निकल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। चाहे आप डिग्री क्वालिफिकेशन लिखो चाहे एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। उसके नीचे स्कूल या कॉलेज का नाम देखो, जो कर रहे हैं उसको, फिर उसके नीचे जो छोड़े उसको, फिर उसके नीचे उसके सबसे नीचे स्कूल का विवरण देना। मतलब उस लाइन में आप मेरे को मैसेज करते हो तो मैं आपको मेल दूंगा, मेल पर आप मैसेज करोगे ना तो मैं उस पर आपको एक बना बनाया बायोडाटा भेज दूंगा। केवल आप उसको भर कर आप एडिटिंग कर सकते हो, काम चल जाएगा। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम संक्षिप्त छोटे में ही परीक्षा का वर्ष और छोटे में एक परीक्षा का वर्ष उसमें लिख सकते हो। किस स्कूल से पास हुए हो, कौन से साल में पास हुए, आराम से लिखो। और परीक्षा के विषय भी और प्राप्त अंक प्रतिशत ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो नहीं चलता है। श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे श्रेणी का उसके बारे में उल्लेख मतलब जानकारी देनी चाहिए। नरेंद्र ने सवाल किया पढ़ाई लिखाई और अनुभव की चर्चा तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई अनुभव का चर्चा तो ठीक है, मगर कार्यात्तर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? आप कौन से कार्य कर रहे हो उसकी गतिविधि क्यों जरूरी है, उसके बारे में चर्चा क्यों करें। देखो कुछ अपना अलग सा फीचर बताना पड़ता है कि हम बर्तन मांज लेते हैं, कपड़ा साफ कर लेते हैं, आपका भी कपड़ा साफ कर देंगे, ये सब बताना पड़ेगा ना भैया। चाचा जी सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे और वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी मतलब टहलने लगते हैं। उसके बाद खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगते हैं, जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है कि कैसा है। कार्यात्तर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के देखो आपके कार्यात्तर गतिविधि जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। कैरेक्टर क्वालिफिकेशन के बारे में आप जब बताओगे तो सोचेगा कि उम्मीदवार के व्यक्तिगत के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या अच्छी जानकारी उन्हें मिल रही है और आपके कैरेक्टर के बारे में जानकर ही आपको ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा। पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है कि भैया हम आसान कर लेंगे। मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है, कोई भी उम्मीदवार अच्छा खेलता है तो यह माना जा सकता है कि उसे उनमें टीम भावना अवश्य ही होगी। टीम को कैसे मैनेज करना है। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं, बहुत ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, तो उसमें उसकी वाक्य पुटता मतलब बोलने की शक्ति या संभाषण की कला, बोलने की कला का पता चलता है। यदि तुम्हारी
ऐसी कोई गतिविधि या हॉबी हो, आदत हो आपकी, तो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल बनाते हो तो उनकी चर्चा करना मत भूलना। अगर मतलब आपके कुछ गतिविधि हैं, हॉबीज हैं, तो उसके बारे में आप जरूर लिखना। उससे उनको पता चलता है कि क्या बच्चा कैसा है। नरेंद्र बोल पड़ा, चाचा जी, मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं और मिले भी हैं। पर्यटन का भी मुझे शौक है। क्या मुझ में अपने सुवृत्त में, क्या मुझे अपने रिज्यूम में इसकी चर्चा करनी चाहिए थी, हाँ या ना? चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? चर्चा ही नहीं करते थे इसके बारे में, गधे डफर। क्योंकि यही सब तो जरूरत है भाई, मार्केटिंग करते हैं, भाषण में हमें इतना सारा हर चीज मिला है, ये कौन लिखेगा? मैं थोड़ी लिखू। मेरे पास 18 सर्टिफिकेट है, तो मैं 18 सर्टिफिकेट के बारे में लिखूंगा ना भैया उसमें। अगर तुम मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव का पद पाना चाहते हो, तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती है, बहुत आगे ले जाएगी बच्चे। तू कर। मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाक्य पुट, मतलब बोलने में महारत हासिल हो, और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है, वो लाखों गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे और नौकरी को पा लेंगे। चाचा जी अचानक एक बात याद आई, सुवृत्त में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं, मतलब रिज्यूम में ऐसे लोगों के भी नाम दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार न होकर मगर उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो। मतलब ऐसे नाम को दिया जा सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उसका नाम दिया जा सकता है क्या? यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हैं जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, तो यह सोने पर सुहागा वाले बात हो जाएंगे। चाचा जी बोले कि अगर आप जिस क्षेत्र में आवेदन दे रहे हो उसी क्षेत्र में कोई उम्मीदवार है, आपके रिलेशन के, आपके दोस्त हैं, आपके कोई भी हैं, साथ रहते हैं, तो आप उसका नाम दोगे तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से ही कहीं भी काम कर रहे हैं, वो तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे कि हाँ भैया। मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले हुए हैं और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? चाचा जी का उत्तर था, मतलब बोलने का मतलब था कि रिज्यूम जो बनाया उसके बोलने का मतलब था कि हम ऐसे लोगों के बारे में बता सकते हैं क्या कि ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, ये भी इस फील्ड में बहुत आगे हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनका नाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देंगे तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये बच्चे का कहना है। तो फिर चाचा जी बोलते हैं, जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं, अभी जो पास हुए हैं, उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर के नाम पते देने चाहिए, पर प्रिंसिपल और प्रोफेसर के नाम पते। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में, कॉलेज से जो तुरंत निकलते हैं उन छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल और प्रोफेसर की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो तुरंत फोन करेंगे, प्रोफेसर या प्रिंसिपल से पूछेंगे कि क्या बात है, कैसा है बच्चा, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी रूप में कई वर्षों तक नजदीक से देखा और परखा है, इसलिए वो अच्छे ढंग से बता सकते हैं। हमारे स्कूल में अगर समझिए कोई हम कंपनी में आवेदन पत्र दिए हैं और उधर से नियोक्ता हमारे प्रोफेसर को, चाहे कॉलेज में किसी भी प्रिंसिपल को फोन करते हैं, पूछेंगे हर्षवर्धन कैसा है सर पढ़ने में, चाहे काम वगैरह करने में, तो हमारे प्रिंसिपल बोलेंगे 1 नंबर का खत्म इंसान है, 1 नंबर का। क्यों? क्योंकि टीचर का बातें नहीं मानता है, जो बोलता है अपना ही मानता है। टीचर जो पढ़ाते हैं वो जल्दी पढ़ना नहीं चाहता है, जो बोलता है सही है वही पढ़ाओ, गलत मत पढ़ाओ। तो नियोक्ता बोलेगा अच्छा बच्चा तो यार ये तर्क संगत है, वो बच्चा एकदम मतलब सच्चाई के लिए आगे चल रहा है,
तो हमें नौकरी मिल सकती है। लेकिन प्रिंसिपल बोल देवे कि नहीं, वो ऐसा इंसान है कि भुलक्कर है, हई है, हऊ है, फलना चिलना और भी जोर जार देवे, तो नियुक्ता बोलेगा धन्य है प्रभु, आपने मुझे बता दिया, इनको हटाओ, साइड हटाओ, खत्म बाजार। नरेंद्र ने सभी शंकाओं का समाधान हो गया, नरेंद्र की सभी शंकाओं का खत्मा हो चुका था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद बोलते हुए बोला चाचा जी धन्यवाद। उसके बाद चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, अब शायद स्वीकृति की जगह, मतलब ये जो हमारा रिज्यूम है उसकी जगह मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा, मतलब अब अस्वीकृति के जगह पे हम खारिज नहीं किया जाऊंगा, शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले धन्यवाद इस प्रकार नहीं होते, धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ, यह धन्यवाद हुआ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ, जब तक मैं अखबार का पहला दूसर का पन्ना खत्म करता हूँ, तब तक तुम मुझे अपना एक स्वीकृत बनाकर दिखाओ, मुझे दो, मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है, कितना सीखे हो, कितना क्या क्या किए हो। तो चाचा जी अखबार के साथ चाय की चुस्की लेने लगते हैं और नरेंद्र अपने कमरे में अपना स्वीकृत तैयार करने लगता है। कुछ समय बाद वो बाहर निकला और चाचा जी के सामने आया और अपना स्वीकृत पेश किया, और स्वीकृत कुछ इस प्रकार था, सामने आप देख सकते हैं। लिख रहा है स्वीकृत मतलब रिज्यूम, नाम नरेंद्र कुमार, पिता का नाम सुरेश कुमार, माँ का नाम सबनम, जन्म तिथि 18 नवंबर 1982, वर्तमान पता D72 पॉकेट 4 मयूर बिहार, ये दिल्ली का जगह है, और फेज 1 दिल्ली 110092, अस्थाई पता वही है। टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल देता है 85narendra@yahoo.com। आज gmail.com चलता है, पहले yahoo.com चलता था। अब आता है शैक्षणिक योग्यता क्रमश, परीक्षा, डिग्री, वर्ष और डिप्लोमा क्या क्या है उसके बारे में बताएगा। और उसके बाद यहाँ पर दे रहा है विद्यालय बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विषय और श्रेणी और प्रतिशत कितना आया था। तो बताता है 1 में 10वीं कक्षा 1997, राजकीय विश्वविद्यालय CBSE, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञापन, सामाजिक विज्ञान प्रथम 93%, ठीक है। 12वीं में 1999, वही CBSE, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित प्रथम 95%। उसके बाद BSc की बात कर रहा है, तो BSc 2002 में किया हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी, इसमें कंप्यूटर साइंस से किया था और प्रथम 84%। उसके बाद से MBA किया, मास्टर ऑफ मार्केटिंग, उसके बाद से 2004 में हुआ आदर्श इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट से किया, जिसमें प्रथम 85% आया था उसको, तो इतना ज्यादा बनाया। उसके बाद से अन्य संबंधित योग्यताएं यहाँ पर बताता है कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, MS ऑफिस तथा इंटरनेट सब चलाने आता है। आगे लिखता है फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, फ्रांसीसी भाषा भी थोड़ा मोड़ा बोल लेते हैं। ये रिज्यूम था, आगे जानते हैं। आगे क्या लिखता है, उपलब्धियां, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता वर्ष 2001 में प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2002 में प्रथम पुरस्कार, विश्वविद्यालय में महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान रह चुका है। कहाँ पे, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान रह चुका है। आगे देखो कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां क्या क्या है, ऐसा कौन कौन कार्य है जो कर सकता है। उद्योग व्यापार संबंधित पत्रिकाओं और अखबार का नियमित पाठन पढ़ता है और देश भ्रमण का शौक है। इंटरनेट सर्फिंग कर सकता है, इंटरनेट चलाता है और फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है।
आगे है, वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं। वैसे लोगों का नाम दे रहा है जो मतलब उनके बारे में अच्छा बोल सकते हैं। श्री यहाँ पर जे लिखा है, श्री जे, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। श्री जे रामनाथन, निर्देशक, आदर्श इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। 2 नंबर है, ये जगह का नाम है लोधी स्टेट, ठीक है। दूसरा नाम देता है श्री देवेंद्र गुप्ता। श्री देवेंद्र गुप्ता प्राध्यापक वहां के मतलब प्रिंसिपल थे, मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तिथि यहाँ पर, स्थान और हस्ताक्षर लिखकर पेश करता है। चाचा जी ने स्मृति पर नजर डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रसन्नता के सम्मिलित भाव से मुस्कुराए। थोड़ा विराम मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित मुंह को शांत रखकर वे आगे कहने लगे, अब तुम्हारा स्मृति पूरी तरह से तैयार है, अब तुम अच्छा करोगे और इसे सुरक्षित रखो। जब भी आवेदन करना तो इसे भेज देना। जब भी आवेदन करना तो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा हेर फेर या जोर घटाव करना मत भूलना। ये सब कर भेजना। और इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्धपूर्ण चुप्पी साध ली और फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, यह तो आधी ही लड़ाई हुई है, आधी तो अभी भी बाकी है। इंटरव्यू की तैयारी करो। क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। मतलब यह कि सिर्फ स्मृति देना, मतलब रिज्यूम देने भर से ही काम नहीं चलता। स्मृति के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ता है। क्या है? इस आवेदन पत्र के साथ हम स्मृति को लगाते हैं। उस आवेदन पत्र के साथ हम अपने रिज्यूम को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। भैया अपना विचार पेश करके हमें दे देना। मगर चाचा जी, अब स्मृति में सारी जानकारियां दे ही जाती है, तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या जरूरत? क्यों लिखें अलग से आवेदन पत्र? अब देखिए चाचा जी क्या बोलते हैं, यह अच्छा सवाल है। स्मृति तो बना बनाया रखा होता है, ठीक है। विज्ञापन देखा और भेज दिया, ओके। अतः सिर्फ स्मृति से यह पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्मृति की एक कमी यह होती है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन, सिलसिलेवार मतलब सिलसिले के अनुसार, उसके सूचनाओं के अनुसार संलग्न के रूप में होता है। मतलब हमारे जगह के लिए, हमारे पद के लिए अच्छा है कि नहीं है, आपके लेखक में ही, आपके पत्र, आवेदन पत्र में ही मिलता है। और इसमें भाषा का वह वैयक्तिक स्पर्श नहीं आ पाता है। रिज्यूम में भाषा का वह स्पर्श नहीं आ पाता है। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र जो होते हैं हर विज्ञापन के लिए अलग अलग विशेष तौर पर लिखे जाते हैं, उन्हीं के लिए। ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की जानकारी देता है, मतलब अभिव्यक्ति के क्षमता की जानकारी देता है कि हाँ भैया ये सही है। साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर है या नहीं है। गंभीर होता है तो उसके पत्र से समझ में आता है, नहीं है तो नहीं समझ में आता है। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश हो सकती है। नियोक्ता जो है उसको योग्य उम्मीदवार की जरूरत है और वह यह अपेक्षा रखता है कि चुनने के बाद वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके, मतलब कुछ वर्षों तक वहां पर अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। आवेदन पत्र से उसको आभास हो जाता है नियोक्ता को कि ये बंदा हमारे लिए सही है, इनको नौकरी दी जानी चाहिए। चाचा जी आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के जमाने से ही लिखते रहे हैं।
क्या नौकरी के आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होता है क्या? मतलब जो हम क्लास में स्कूल में लिखा करते हैं उससे अलग होता है क्या? आवेदन पत्र का ढांचा या स्वरूप तो मैंने निबंध लेखन के बारे में बताया था ना, उसी के अनुसार यह भी लिखा जाएगा। आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, इसी में आपको निबंध, कहानी, नाटक लिखने को बताया गया है। और कुछ समय पहले देखोगे इसके पिछले चैप्टर में तो कार्यालय से संबंधित कुछ लिखने के लिए बताया गया है। वैसे ही तो जैसे अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का, तो उसके लिए इसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना पड़ता है कि भैया हम इस पद के लिए सही हैं, आप अगर सक्षम हैं, आप हमें चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। मतलब ये नियोक्ता को बताया जाता है कि हम इस पद के लिए पूरा तैयार हैं, अब आपकी मर्जी। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से, उद्देश्य की अलग अलग प्रकार के वजह से भी इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होती है। उसकी जो विषय वस्तु होती है बाकी आवेदन पत्रों से अलग होती है। चाचा जी, फिर आप यह भी बता दे कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे, मतलब हम उसे लिख कैसे सकते हैं। यहाँ पर नरेंद्र को चाचा जी बताते हैं, बेटे इस प्रकार के आवेदन पत्र की विषय वस्तु के मुख्यतः इस प्रकार जो आवेदन पत्र होता है 4 हिस्से में होते हैं। पहला हिस्सा भूमिका का होता है। किसका? भूमिका का होता है। उसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देता है, जो विज्ञापन देखा है उसका हवाला देता है और अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है कि हाँ भैया मैं उम्मीदवार हूं। दूसरे खंड में उम्मीदवार यह बतलाता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है, कि हम आपके हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तीसरे खंडों में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति, उस पूरे कंपनी इंस्टीट्यूट के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है। और चौथा खंड उपसंहार यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता है कि पूरा उसका समापन करना पड़ता है ना, तो समापन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र को चाचा जी की बातें समझ में आ रही थी, मगर एक शंका भी था। क्या था? उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी अभी आपने बताया कि उसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करना है। यह बात पूरे तौर पर साफ नहीं हुई है कि हम उसके बारे में अपनी गंभीरता को कैसे बता सकते हैं, अपनी अभिरुचि को कैसे बता सकते हैं उसके बारे में। इसके बारे में, संस्थान के बारे में, चाहे उम्मीदवार के पद, जिस पद के लिए हमने भेजा उस पद के लिए हम क्या सोचते हैं, ये सब क्या बताएं। चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद को उम्मीदवार चुनता है, नियोक्ता जो है, जो भी नियोक्ता है वहां पे अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। अभी उम्मीदवार के लंबे समय तक कहां पर? लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। देखो भैया, जब लिख को दोगे तभी ना मालूम चलेगा कि जो उम्मीदवार है लंबे समय तक कंपनी में टिकेगा, कंपनी को फायदा होगा, तभी ना कोई नौकरी देगा जी। अब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है। जो नियोक्ता होता है, अब जब देखेगा कि सामने वाला उम्मीदवार पद और संस्थान के लिए गंभीर है, तो वह उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और यह तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है या नहीं है। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप बताया है, चाहे पाया है, तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर उम्मीदवार ने अपनी
जानकारी जो जुटाई है, तो जानकारी जुटाने के बाद संस्थाओं को अपनी इच्छाओं के रूप में जो पाया है, आवेदन पत्र में उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव असर पड़ेगा और नियोक्ता कहेगा कि ये हमारे लिए सही है। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल स्वीकृत ही भेज पाता था, मगर अब मैं स्वीकृत को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूंगा। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देरी किस बात की? लिखो बच्चे, मैं अभी बैठा हूं, पढ़ूंगा। लिखो, देखते हैं। फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, मैंने तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। देख लो, यहाँ पर मिल रहा है इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, मतलब ये हिंदुस्तान का एक कंपनी है। इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है और तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते हो? आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है। नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चले गए थे। और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन पत्र लिखने चला गया। और जब आवेदन पत्र तैयार हुआ तो वह इस प्रकार तैयार हुआ था। सुनिए केवल। सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई 400053। विषय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन। महोदय, आज दिनांक 16 अप्रैल 2006 को दिल्ली से प्रकाशित नवभारत टाइम्स के प्रातः स्मरण में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा रिज्यूम आवेदन के साथ संलग्न है, जुड़ा हुआ है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त उम्मीदवार हूं। अच्छा हूं। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूं। किसको पूरा करता हूं? अर्हताओं को, मतलब आपकी इच्छाओं को जो भी आप दिए हो उसको मैं पूरा करता हूं। और संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखो, कौन 4 प्रकार में लिखना है। तक मैं विज्ञान का छात्र हूं और रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा है। मैंने इस विषय में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि पाई है। और मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों के वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह से वाकिफ हूं, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता हूं। और मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेणी में MBA किया है और मुझे मार्केटिंग के विभिन्न सिद्धांत एवं व्यवहारिक पहलुओं का पूरा ज्ञान है। ग नंबर, मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ और मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी मिले हैं। घ नंबर, मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान रह चुका हूँ। इसमें मेरी टीम भावना और निवृत्त क्षमता प्रमाणित होती है कि भैया हम इसके लिए अच्छे हैं। ये लिखा। अंग नंबर, मैं पर्यटन का शौक रखता हूँ और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर चुका हूँ। सारा देश घूम चुका हूँ और मेरी यह प्राकृतिक पद की आवश्यकता के अनुकूल है। ये मेरे लिए अनुकूल है। मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक रखता हूँ और इनके माध्यम से मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ
और अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी स्थापना से कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है। मैंने कंपनी के लिए बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी के उन्नति और विकास में भी योगदान कर सकूंगा। अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। धन्यवाद। यहाँ पर धन्यवाद नहीं लिखा जा सकता है, धन्यवाद, मतलब आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। और नीचे लिखा जा रहा है भवदीय नरेंद्र कुमार। आगे देखिए, जब नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हुआ, चाचा जी पड़ोस से वापस आ चुके थे। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा, वैसे तो मैंने कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम यह पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल कर सकोगे। 2 महीने के बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी। 2 महीने बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी। दरवाजा खोलने के बाद चाचा जी ने दरवाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया। हाथ में मिठाई का डब्बा और गरम सूट का एक पैकेट था। दोनों की नजर मिली। नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उससे गले लगा लिया और बोले, कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब नौकरी उसको मिल गई थी। पाठ के संवाद देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन बताए जाते हैं। कल्पना कीजिए केवल सोचिए कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्रों में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार पद के लिए आवेदन भेजना है, तो इसके लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। 2 नंबर, राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान करती है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा तैयार करें। 3 नंबर, स्वृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित उसको स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर यह पाठ खत्म हो जाता है। और पाठ खत्म होते ही मैंने आपको बताया कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय अपना है शब्दकोश संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। इसके बारे में सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि शब्दकोश में कैसे कैसे शब्द को जानने का मौका हमें मिलेगा। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी दिक्कत, जो भी डाउट होगा, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके हर मुश्किल, हर सुझाव को हम बहुत ध्यान से देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए भी बहुत कार्यरत रहते हैं। धन्यवाद।